हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। मेरा नाम मयंक है एंड आई वेलकम यू ऑल टू 8th लेक्चर ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। गाइस, आइडियली हमारा थर्मोडायनेमिक्स खत्म हो चुका है। आज के लेक्चर का सोल पर्पस ये है कि मैं आपको सारे के सारे स्टेट फंक्शंस दोबारा रिविजिट करवा दूं। कौन कौन से स्टेट फंक्शन है हमारे सिलेबस के अंदर? एच यू जी एस, हग्स बोलते हैं उन्हें। एच का मतलब एंथैल्पी है, यू का मतलब इंटरनल एनर्जी है, जी का मतलब गिब्स फंक्शन है एंड एस का मतलब एंट्रोपी है। तो हम इन चारों स्टेट फंक्शंस के बारे में ऑलमोस्ट सारी चीजें दोबारा रिविजिट कर लेंगे, है ना। आपको एक बहुत अच्छी फीलिंग अंदर से जनरेट होगी कि मुझे सारी चीजें आती हैं। ठीक है, तो आज का लेक्चर आपके कॉन्फिडेंस को बिल्ट अप करने के लिए है। तो आज का लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं विद टुडेज लेक्चर। मेरा नाम मयंक है एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद लास्ट लेक्चर ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ओके, तो चलिए सबसे पहले तो बिफोर आई स्टार्ट दिस लेट मी टेल यू वन थिंग कि आज हम रिवीजन जरूर कर रहे हैं लेकिन हम एक डिफरेंट स्टाइल से रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, हम हर स्टेट फंक्शन का एक कंस्ट्रक्ट डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, अब ये कंस्ट्रक्ट डायग्राम क्या होता है, कैसे करने वाले हैं, यही देखते हैं। आइए सबसे पहले तो मैं आपको इंट्रोड्यूस करता हूं एक कंस्ट्रक्ट डायग्राम। अभी फॉर एग्जांपल मैं आप बनाने वाला हूं। सबसे पहले हम इंटरनल एनर्जी पकड़ते हैं, तो कंस्ट्रक्ट डायग्राम ऑफ इंटरनल एनर्जी, जिसे आप U सिंबल से भी रिप्रेजेंट करते हैं। U इज योर इंटरनल एनर्जी। अब इसका कंस्ट्रक्ट डायग्राम बना रहे हो। कंस्ट्रक्ट डायग्राम में बेटा सबसे पहले तो आप लिखोगे यूनिवर्स, एक एक करके सारी चीजें लिखेंगे। सबसे पहले लिखोगे यूनिवर्स, फिर यूनिवर्स को दो पार्ट्स में डिवाइड करोगे। यूनिवर्स को कौन से दो पार्ट्स में डिवाइड करोगे? एक होता है यूनिवर्स का पार्ट सिस्टम, दूसरा पार्ट होता है सराउंडिंग। ठीक है, तो आपने क्या किया यहां पे? यूनिवर्स को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, सिस्टम एंड सराउंडिंग। ठीक है, यहां तक तो समझ आ ही रहा है। सिस्टम को फर्दर आप दो पार्ट्स में डिवाइड करोगे, मतलब दो टाइप्स के सिस्टम हो सकते हैं। सिस्टम हो सकता है एक रिएक्शन से डील करे और सिस्टम हो सकता है एक प्रोसेस हो। दोनों में से कोई एक चीज हो सकती है ना। सिस्टम या फिर एक रिएक्शन भी हो सकता है, सिस्टम या फिर एक प्रोसेस भी हो सकता है। प्रोसेस को भी मैं दो पार्ट में डिवाइड कर सकता हूं। आप जानते होगे प्रोसेस की दो कैटेगरीज कौन सी पॉसिबल है। प्रोसेस की एक कैटेगरी है रिवर्सिबल प्रोसेस और दूसरी कैटेगरी है इरिवर्सिबल प्रोसेस। लेट मी राइट दिस, साथ साथ डायग्राम बना रहे हैं। वन इज कॉल्ड एज रिवर्सिबल प्रोसेस and the other is called as irreversible process. ओके, तो मुझे ये देखना है कि ये जो स्टेट फंक्शन है मेरे पास विच इज इंटरनल एनर्जी, ये मैं इन सब चीजों में कैसे कैसे अप्लाई करता हूं। ये सारा आपको काइंड ऑफ लैंडस्केप है आपके सामने। ठीक है, आपको पूरा का पूरा एक साथ आइडिया होगा कि मैं इस चीज में कैसे फॉर्मूले अप्लाई करता हूं, इस चीज में कैसे फॉर्मूले अप्लाई करता हूं। तो सबसे पहले तो हमें समझना चाहिए इंटरनल एनर्जी क्या थी, हमने किस तरीके से इंट्रोड्यूस की थी। इंटरनल एनर्जी वाज द टोटल एनर्जी ऑक्यूपाइड बाय द सिस्टम। ठीक है, एक सिस्टम के अंदर टोटल कितनी एनर्जी है उसको इंटरनल एनर्जी बोला गया था। यू की वैल्यू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस फाई के इक्वल थी। फाई के साथ हम डील नहीं कर सकते थे। आपको याद होगा हमने डिस्कस किया था फाई इज अननोन, फाई के साथ हम डील नहीं कर सकते। दैट मीन्स इंटरनल एनर्जी इज काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। मोस्टली थर्मोडायनेमिक्स में वी आर डीलिंग विद गैसेस, सो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आप जीरो कर देते थे। यू की वैल्यू काइनेटिक एनर्जी प्लस फाई के बराबर हो जाती थी। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी होती है? काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू होती है n इंटू एफ बाई टू इंटू आर इंटू टी प्लस फाइव। So this is the value of kinetic energy n into f by 2 RT। यहां पे जो f था बेटा, f क्या था? f was डिग्री ऑफ फ्रीडम। f को हम डिग्री ऑफ फ्रीडम बोलते थे। ठीक है, और मैंने आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक और ट्राई एटॉमिक सारों के लिए निकालना सिखाया। ठीक है, तो f आपको निकालना आता है तो इंटरनल एनर्जी
इन टर्म्स ऑफ फाई निकालनी आती है। अब गाइज ये आपका इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला आ गया है। अगर मैं इस फॉर्मूले को प्रोसेस के लिए अप्लाई करता हूं तो क्या चीज आती है, यू की वैल्यू क्या आएगी, ध्यान से देखेंगे। रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए सबसे पहले काम कर रहा हूं मैं, इट इज डी यू, मतलब उसी ऊपर वाले जो u का डिफरेंशियल ले लिया, इसी u का डिफरेंशियल ले लिया, तो du इज इक्वल टू n इंटू एफ बाई टू आर, n इंटू एफ बाई टू आर इंटू डी टी। चेक करो, फाई को डिफरेंशिएट करोगे जीरो हो जाएगा, बिकॉज फाई में कोई चेंज नहीं है, फाई एक कांस्टेंट है। यहां पे बेटा जो एफ बाई टू आर है उसको एक और चीज बोल सकते हो जिसे आप बोलते हो सीवी, तो एफ बाई टू आर को सीवी बोल दिया। तो डी को आप n इंटू एफ बाई टू आर डी टी भी बोल सकते हो, या डी को n इंटू सीवी इंटू डी टी भी बोल सकते हो। यहां तक आई थिंक सबको क्लियर होगा, ठीक है। बाकी अगर आप इसको इंटीग्रेट करते हो, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको इंटीग्रेट करता हूं, ऑन इंटीग्रेटिंग इफ सीवी इज नॉट फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, अगर सीवी टेम्परेचर का फंक्शन नहीं है तो जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे, इंटीग्रल ऑफ डी यू आएगा और एन सीवी इंटीग्रल के बाहर आ जाएगा, बिकॉज सीवी इज नॉट अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। अगर सीवी टेम्परेचर का फंक्शन है तो वो इंटीग्रेशन साइन के अंदर आएगा, राइट साइड आएगा, और उसको भी आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ठीक है। यहां तक समझ आ रहा है। अब बस आप इसको इंटीग्रेट करते हो तो डी यू का इंटीग्रल डेल्टा यू एन इंटू सीवी इंटू डेल्टा टी। बात समझ आ रही है। ये एक और फॉर्मूला बन गया आपका, किसका फॉर्मूला बन गया, ऑफ अ रिवर्सिबल प्रोसेस। यहां पे अब अगला जो चीज मैं आपको बताने वाला हूं दैट इज इररिवर्सिबल प्रोसेस। इररिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में एक छोटी सी चीज इन्फो बिफोर आई टॉक अबाउट इट इन डिटेल। इररिवर्सिबल प्रोसेस में स्मॉल चेंजेस आर नॉट डिफाइंड, स्मॉल चेंजेस आर नॉट डिफाइंड। मैं डिफाइन ढंग से नहीं करता, क्या नहीं करता, स्मॉल चेंजेस। आपको याद होगा इररिवर्सिबल प्रोसेस ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें एब्रप्ट चेंजेस आते हैं, तो छोटे छोटे चेंजेस डिफाइन नहीं करने। दैट मींस ये जो ऊपर वाले दो फॉर्मूले हैं जो रिवर्सिबल के लिए आप यूज कर रहे थे, n इंटू एफ बाई टू आर डी टी, डी टी, डी यू, ये स्मॉल चेंजेस के लिए फॉर्मूले यूज होते हैं। दैट मींस इररिवर्सिबल के लिए आप क्या लिखोगे गाइस, इररिवर्सिबल के लिए आप सिर्फ लार्ज चेंजेस वाले फॉर्मूले यूज करोगे। इसमें से लेफ्ट हैंड साइड कौन सा फॉर्मूला आपको लार्ज चेंज के लिए दिख रहा है, द आंसर इज ये लास्ट वाला जो सबसे नीचे। तो डेल्टा यू की वैल्यू, इररिवर्सिबल की बात करते हैं अगर, तो डेल्टा यू की वैल्यू सीधे मैं डिफाइन कर पाऊंगा एन सीवी डेल्टा टी, या फिर डेल्टा यू की वैल्यू डिफाइन कर सकता हूं एन इंटू एफ बाई टू आर इंटू डेल्टा टी। ये जो भी मैं लिख रहा हूं ये लार्ज चेंजेस के फॉर्मूले। आई कैनॉट डिफाइन स्मॉल चेंजेस फॉर इररिवर्सिबल प्रोसेस। आई होप सबको बातें समझ आ रही हो ना, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंटरेस्टिंग ऑल्सो। यहां तक ठीक है, ओके। तो गाइस सबसे पहले तो हमने प्रोसेस के बारे में समझ लिया, कैसे मैं रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए फॉर्मूले यूज करता हूं और कैसे इररिवर्सिबल प्रोसेस के लिए फॉर्मूले यूज कर सकता हूं। अब जो नेक्स्ट चीज मैं आपको बताऊंगा दैट इज फॉर अ सराउंडिंग। ऊपर है सराउंडिंग, हेडिंग डाल रखी है हमने ऑलरेडी। तो सराउंडिंग के लिए हाउ वुड वी थिंक अबाउट डेल्टा यू। गाइज आपको ये पता होगा सराउंडिंग एक्ट्स एज, मतलब एक सिंपल सी स्टेटमेंट लिखूंगा उससे काफी क्लियर आइडिया हो जाएगा। सराउंडिंग की बात करते हैं, इट एक्ट्स एज रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। ये हमने क्लास के अंदर डिस्कशन कर रखी है। वाई सराउंडिंग इज रिवर्सिबल, बिकॉज उसमें जो भी चेंज होगा वो बहुत छोटा चेंज होगा, क्योंकि सराउंडिंग इज सो ह्यूज। पूरे यूनिवर्स में से छोटा सा सिस्टम हटा दो तो बचा हुआ जो इनफाइनाइट स्पेस है उसको तो सराउंडिंग बोल दिया इन्होंने। तो सराउंडिंग इतनी ह्यूज है, तो कोई भी केमिकल रिएक्शन कर रहे हो, कोई भी फिजिकल चेंज कर रहे हो, कोई भी एक्सपेंशन कंट्रैक्शन कर रहे हो, सराउंडिंग के लिए तो बहुत माइन्यूट चेंज है ना, बिकॉज सराउंडिंग इज इनफाइनाइट।
तो सराउंडिंग को रिवर्सिबल बोला गया, ये आपको समझ आ रहा है। सराउंडिंग को आइसोथर्मल कैसे बोल दिया? सराउंडिंग को आइसोथर्मल इसलिए बोल दिया क्योंकि जितनी मर्जी आप हीट रिलीज कर दो सराउंडिंग में, या सराउंडिंग से हीट खींच लो, कुछ भी करते रहो, तो इन बोथ द केसेस जो सराउंडिंग होती है उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। दैट्स व्हाई इट्स आइसोथर्मल। और आइसोथर्मल के लिए, अब सराउंडिंग के लिए आई कैन यूज दैट फॉर्मूला कि du इज इक्वल टू एनसीवी dt, कोई दिक्कत नहीं है, सराउंडिंग के लिए फॉर्मूला यूज कर सकते हैं ये, बिकॉज स्मॉल चेंजेस वाली कहानी यूज हो रही है। तो du इज इक्वल टू एनसीवी dt, dt की वैल्यू 0, तो यार सीधे सीधे डेल्टा u या du की वैल्यू क्या आ गई बेटा? 0 आ गई। सराउंडिंग का अगर किसी ने गलती से डेल्टा u पूछ लिया, पहली बात तो कोई पूछता ही नहीं, बट अगर किसी ने गलती से डेल्टा u पूछ लिया तो क्या आंसर देके आगे बढ़ोगे? डेल्टा u को 0 बोलोगे और आगे बढ़ोगे, सिंपल। ठीक है, दिस इज सराउंडिंग। प्रोसेस के बारे में मैं आपको बता चुका हूं, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेस। सराउंडिंग के बारे में हमने डिस्कशन कर ली है। अब एक इकलौती चीज रह गई है, डेल्टा u ऑफ अ रिएक्शन। बेटा डेल्टा u रिएक्शन का अगर आपको निकालना है तो यहां पे तो एक छोटी सी चीज यूज होती है जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आपको याद है हम किसी भी रिएक्शन का डेल्टा एच निकालते थे और फिर डेल्टा यू निकालने के लिए एक बड़ा बढ़िया सा फॉर्मूला यूज करते थे। वो फॉर्मूला क्या था बेटा? वो फॉर्मूला था ये, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। दैट मीन्स डेल्टा यू की वैल्यू फॉर अ रिएक्शन क्या आ गई? डेल्टा एच माइनस डेल्टा एन जी आर टी। बात समझ आ रही है? एक रिएक्शन, जैसे मैं ऊपर एक जनरल रिएक्शन लिख रहा हूं, एक रिएक्शन लिख रहा हूं, ध्यान से देखेंगे, Na प्लस Nb गिव्स यू Rc प्लस Sd। एक जनरल रिएक्शन लिखा है, तो डेल्टा यू की वैल्यू इस रिएक्शन का कोई ना कोई डेल्टा एच डिफाइंड होगा। डेल्टा यू की वैल्यू इसका डेल्टा एच माइनस डेल्टा एनजी आर टी। बेटा डेल्टा एनजी क्या होता है? डेल्टा एनजी इज चेंज इन गैसियस मोल्स। फॉर एग्जाम्पल Ma is gas, B is also gas, C is also gas, D is also gas। अगर सारी चीजें गैस है, चारों ऊपर जो चीजें लिखी हैं चारों गैस है, तो डेल्टा एनजी की वैल्यू क्या आ जाएगी? इट इज इक्वल टू R प्लस एस माइनस M प्लस N। इट इज गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस गैसियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स। यहां पे स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स का रोल प्ले हो जाएगा। ठीक है, तो आपको डेल्टा यू निकालना आना चाहिए रिएक्शन का डेल्टा एच से। डेल्टा एच का फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनजी आर टी। तो डेल्टा एनजी की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा? आर प्लस एस, गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस गैसियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स। यहां तक आई थिंक सबको क्लियर होगा, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और कैसे डेल्टा यू निकालते हैं फॉर अ रिएक्शन? ये तो पहला मेथड हो गया, दिस इज द फर्स्ट मेथड टू एस्टिमेट डेल्टा यू ऑफ अ रिएक्शन। दूसरा मेथड क्या था बेटा? दूसरा मेथड था इन बॉम्ब कैलोरीमीटर। इन बॉम्ब कैलोरीमीटर we directly estimate डेल्टा यू। आपको याद होगा बॉम्ब कैलोरीमीटर एक कांस्टेंट वॉल्यूम पे रिएक्शन किया जाता है। जब भी किसी रिएक्शन को कांस्टेंट वॉल्यूम कंटेनर में किया जाता है तो जो भी आदान प्रदान होता है, दैट मींस QV की वैल्यू, जो भी हीट का आदान प्रदान होता है एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इट इज इक्वल टू डेल्टा यू। तो QV की वैल्यू डेल्टा यू के बराबर होती है। दैट मींस बॉम्ब कैलोरीमीटर कैसा सिस्टम होता है? कांस्टेंट वॉल्यूम सिस्टम। कांस्टेंट वॉल्यूम सिस्टम दैट मींस जो भी हीट का आदान प्रदान होगा, जो भी QV की वैल्यू होगी, V सबस्ट्रेट का मतलब है V इज कांस्टेंट, तो जो भी QV की वैल्यू होगी वो डेल्टा U के बराबर होगी। राइट, तो पहला जो तरीका था वो क्या था? डेल्टा H इज इक्वल टू, किसी रिएक्शन का डेल्टा H पता है तो डेल्टा U ऊपर वाले फॉर्मूले से निकाल सकते हो। दूसरी चीज, अगर बॉम्ब कैलोरीमीटर की कैलकुलेशंस आपको दे रखी है,
डायरेक्टली बॉम्ब कैलोरीमीटर की सिचुएशन दे रखी है, तो आप डेल्टा यू सीधे सीधे निकालोगे, किसी फॉर्मूले से नहीं। जो भी आपकी हीट का एक्सचेंज आएगा वो डेल्टा यू डायरेक्टली होगा। ठीक है, इसके लिए हमने काफी सारे न्यूमेरिकल्स कर रखे हैं अपने ट्यूटोरियल्स में। प्लीज चेक आउट ट्यूटोरियल्स इन ऑर्डर टू फील मोर कंफर्टेबल इन दीज फॉर्मूले। बात समझ आ रही है सबको? ठीक है, बॉम्ब कैलोरीमीटर सबको समझ आ गया? ऑलराइट। अच्छा, यहां पे एक और सिचुएशन की हम बात कर सकते हैं कि एक किरचॉफ इक्वेशन नाम की एक चीज पड़ी थी। उसमें क्या होता था, वो एंथैल्पी के लिए थी। तो मैं एक और किरचॉफ टाइप की इक्वेशन बता रहा हूं। इट इज डेल्टा यू एट T2 माइनस डेल्टा यू एट T1 इज इक्वल टू डेल्टा CV T2 माइनस T1। ये क्या करता है बेटा, ये इक्वेशन क्या करती है? इट टॉक्स अबाउट वेरिएशन ऑफ डेल्टा यू with temperature for a reaction। दोबारा से देखो क्या है ये, क्योंकि ये इक्वेशन कहां अप्लाई करनी है आपको बिल्कुल क्लियरिटी होनी चाहिए। पहली बात तो ये इक्वेशन एक रिएक्शन के लिए, ठीक है, एक करके समझते हैं। पहली बार ये इक्वेशन फॉर अ रिएक्शन है, और ये इक्वेशन क्या बात करती है कि अगर मैंने टेम्परेचर चेंज किया तो क्या डेल्टा यू में चेंजेस आएंगे? बिल्कुल आएंगे। ये रहे चेंजेस, डेल्टा यू एट T2 माइनस डेल्टा यू एट T1 इज इक्वल टू डेल्टा CV T2 माइनस T1। इसको काइंड ऑफ इट इज सिमिलर टू किरचॉफ्स इक्वेशन। ये किरचॉफ इक्वेशन की काफी सिमिलर इक्वेशन है। इसको किरचॉफ सिस्टर इक्वेशन भी बोलते हैं। बात समझ आ रही है? अब यहां पे डेल्टा CV कैसे कैलकुलेट करते हैं? ऊपर वाला जो गिवन रिएक्शन है, इसका डेल्टा CV कैसे कैलकुलेट करना है? ये दिख रहा है ऊपर रिएक्शन Ma प्लस NB गिव्स यू RC प्लस SD। ये वाले रिएक्शन का मैं डेल्टा CV कैलकुलेट करना चाहता हूं। इसका डेल्टा CV कैलकुलेट करने के लिए बहुत सिंपल है, तरीका बता देता हूं, हर जगह यूज होगा ये। डेल्टा CV इज CV ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस CV ऑफ रिएक्टेंट्स। तो डेल्टा CV निकालने के लिए मैं यहां पे ऊपर देख देख के डेल्टा CV निकालता हूं, समझ आ जाएगा आपको। इसका अगर डेल्टा CV निकालना है, इट इज इक्वल टू R इंटू CV ऑफ C, प्रोडक्ट का CV, प्लस S इंटू CV ऑफ D, ये हो गए प्रोडक्ट के CV माइनस रिएक्टेंट के CV, माइनस M इंटू CV ऑफ A प्लस N इंटू CV ऑफ B। जरा चेकआउट करना, मैंने इस रिएक्शन का डेल्टा CV निकालना दिखाया आपको। कैसे निकालते हैं? R इंटू CVC प्लस S इंटू CV ऑफ D। तो ये तो प्रोडक्ट्स का टोटल CV हो गया, माइनस रिएक्टेंट का CV विच इज M इंटू CV ऑफ A माइनस N इंटू CV ऑफ B। तो इस तरीके से आप डेल्टा CV निकाल सकते हो। डेल्टा CV आ गया तो बेटा ऑब्वियसली नीचे वाला इक्वेशन अगर आप देखोगे, डेल्टा CV आ गया, T2 माइनस T1 पता है, कोई एक टेम्परेचर पे डेल्टा यू पता है, तो आप दूसरे टेम्परेचर का डेल्टा यू निकाल सकते हो। ठीक है, तो जरा दोबारा देखो हमने क्या क्या देखा। सब कुछ देख लिया जी। हमने इंटरनल एनर्जी का कंस्ट्रक्ट डायग्राम बनाया है। इसमें सिस्टम के अंदर सबसे पहले रिवर्सिबल प्रोसेस देखा है, ये देख लीजिए, फिर इरिवर्सिबल प्रोसेस देखा है, फिर उसके बाद सराउंडिंग की बातें की हैं, एंड एंड में हमने रिएक्शन की बातें की। ओके, सो दैट्स हाउ इट गोज, दैट्स हाउ वी टॉक अबाउट इंटरनल एनर्जी। ऐसे धीरे धीरे करके इंटरनल एनर्जी के बाद अभी मैं एंथैल्पी की बातें करूंगा, एंथैल्पी के बाद एंट्रोपी की, एंट्रोपी के बाद गिब्स फंक्शन की। ठीक है, तो चलिए पहला फेज तो कवर हो गया। दूसरे फेज में आ जाते हैं। नाउ द टॉपिक नेम इज कंस्ट्रक्ट डायग्राम ऑफ एंथैल्पी। चलिए, आई होप यू आर एक्साइटेड। कंस्ट्रक्ट डायग्राम ऑफ एंथैल्पी। फिर से स्टार्ट करते हैं यूनिवर्स से।
यू विल स्टार्ट विद यूनिवर्स, ब्रह्मांड है जी, है ना। ब्रह्मांड को कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया? 2 पार्ट में। ब्रह्मा जी नाराज हो जाएंगे, कोई बात नहीं, ठीक है। 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। किस किस पार्ट में? एक को बोल दिया सिस्टम, दूसरे को बोल दिया सराउंडिंग। ओके जी। सिस्टम को कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया? सिस्टम को डिवाइड किया फिर से 2 पार्ट्स में। मतलब सिस्टम, ये 2 चीजें हो सकता है, मतलब 2 पार्ट में नहीं डिवाइड किया। सिस्टम कैन बी अ रिएक्शन एंड सिस्टम कैन बी अ प्रोसेस। तो यहां पे लिख दो, सिस्टम को 2 पार्ट में, 2 तरीके के सिस्टम हो सकते हैं, या फिर सिस्टम एक रिएक्शन होगा या फिर सिस्टम एक प्रोसेस होगा, ठीक है। चलो अच्छी बात है। प्रोसेस में भी दो पार्ट्स हो जाएंगे। प्रोसेस में 2 पार्ट्स कौन से हो जाएंगे? या फिर प्रोसेस एक रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, अदरवाइज आपको पता है क्या बोलेंगे, इरिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। तो हमें ये कंस्ट्रक्ट डायग्राम एंथैल्पी के लिए अब बनाना है। फिर से वैसे ही स्टार्ट करेंगे, वी विल स्टार्ट विद द प्रोसेस एंड फर्स्ट लेट अस डिफाइन एंथैल्पी। एंथैल्पी को डिफाइन करना है तो मैंने आपको बताया था एंथैल्पी एक मैथमेटिकल फंक्शन है, आपको वैसे ही इसको ट्रीट करना चाहिए। H की वैल्यू किसके बराबर होती है बेटा? H की वैल्यू U प्लस पीवी के बराबर होती है। H की वैल्यू U प्लस पीवी के बराबर होती है। तो यहां पे मैं बहुत सारे अलग अलग कॉम्बिनेशंस ले सकता हूं। जैसे H को U प्लस पीवी लिखना है तो डायरेक्टली लिख सकते हो H की वैल्यू, U को क्या बोलते हैं? N इंटू F/2 इंटू R इंटू T प्लस 5। याद है U को हमने ऐसे डिफाइन किया था, प्लस पीवी। और पीवी को भी क्या लिख दें? सीधे लिख देते हैं, पीवी को भी एनआरटी के बराबर लिख देते हैं। अब यहां से यहां कब जा सकते हो? जब सिस्टम में सिर्फ गैसेस इन्वॉल्व हो, व्हेन आइडियल गैस का एजम्पशन लग रहा है यहां पे। बात समझ आ रही है? अदरवाइज तो H इज इक्वल टू यू प्लस पीवी है। एनीवेज, नीचे वाली अगर इक्वेशन लिख दी है तो H की वैल्यू N इंटू आर टी कॉमन आ गया, F/2 प्लस 1 यहां पे आ गया इंटू आर टी प्लस 5, ठीक है। तो मैथमेटिकली इतना तो मुझे समझ आ ही रहा है। अब रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए मैंने आपको एक चीज बताई है, स्मॉल चेंजेस डिफाइंड होते हैं। तो सबसे पहले तो ऊपर वाली इक्वेशन पे आइए, H इज इक्वल टू यू प्लस पीवी। रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए मैं लिख सकता हूं DH इज इक्वल टू DU प्लस D ऑफ पीवी। इस तरीके से रिवर्सिबल प्रोसेस में स्मॉल चेंजेस के लिए डिफाइन कर सकता हूं इसे। अगर ये डिफाइन हो गया तो ऑब्वियसली मैं ये भी लिख सकता हूं DH इज इक्वल टू DU प्लस प्रोडक्ट रूल लगाएंगे डिफरेंशिएशन का, PdV प्लस VdP, ठीक है। दिस इज ऑल्सो वैलिड फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस। ये इक्वेशन इरिवर्सिबल के लिए वैलिड नहीं है, बिकॉज इरिवर्सिबल में स्मॉल चेंजेस आर नॉट डिफाइंड, सिर्फ रिवर्सिबल के लिए वैलिड है। अच्छा, इसी के लिए, इसी इक्वेशन के लिए H इज इक्वल टू यू प्लस पीवी में आप लार्ज चेंजेस के लिए भी डिफाइन कर सकते हो। कैसे करोगे? डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा ऑफ पीवी, इस तरीके से डिफाइन करोगे। इरिवर्सिबल में भी सेम डिफाइन कर सकते हो, बिल्कुल, बिकॉज लार्ज चेंजेस की आप इक्वेशन डिफाइन कर सकते हो। तो यहां पे मैं इरिवर्सिबल के लिए भी सेम इक्वेशन लिख रहा हूं, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा ऑफ पीवी। मैंने DH वाली इक्वेशन यहां से वहां नहीं लिखी, सिर्फ डेल्टा H वाली लिखी है। ये बात सबको समझ आ रही है? ठीक है। तो ये एक जनरल इक्वेशन है जो मैंने यहां पे लिखी है, ये एक जनरल इक्वेशन है। अगर इसमें आइडियल गैस अजम्पशन लगा दो, ठीक है, फॉर आइडियल गैस, अगर सिस्टम में सिर्फ आइडियल गैसेस हैं तो आप बोल सकते हो डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा ऑफ NRT। बात समझ आ रही है? PV इज इक्वल टू NRT लगा दिया, ओके, डेल्टा ऑफ
एनआरटी, वैसे आप कर सकते हो। ऑलराइट, इवन की इसमें भी आप कर सकते हो, ऊपर जो डीएच है इसमें भी आप कर सकते हो, डीएच इज इक्वल टू डी यू प्लस डी ऑफ एनआरटी, उस तरीके से कर सकते हो। नॉट वेरी मच यूज्ड बट यस यू कैन अप्लाई इट। अच्छा, और क्या चीज है ऊपर जरा देखो। अभी तो मैंने ये वाली इक्वेशन यूज की है, H इज इक्वल टू यू प्लस पीवी। अब उससे अगली वाली इक्वेशन यूज करते हैं, ये नहीं, सॉरी, सबसे नीचे वाली, H इज इक्वल टू एन इंटू एफ बाई टू प्लस वन इंटू आर टी। एफ बाई टू प्लस वन इंटू आर को क्या बोल सकते हैं, सीपी, आपको याद होगा, डिस्कस किया हुआ है हमने। तो गाइज H इज इक्वल टू एन इंटू एफ बाई टू इंटू आर, तो dH इज इक्वल टू एन इंटू एफ बाई टू आर इंटू डी टी। यहाँ पे थोड़ी सी हमने गलती कर दी, क्या गलती कर दी, एफ बाई टू लिख दिया, हालांकि यहाँ पे एफ बाई टू प्लस वन होना चाहिए, कोई बात नहीं, करेक्ट कर लेते हैं। एन इंटू एफ बाई टू प्लस वन इंटू आर इंटू डी टी। दोबारा से ऊपर जाके चेक करते हैं क्या हम ठीक कर रहे हैं। ये थर्ड इक्वेशन चेक करो जो ग्रीन कलर में लिखी हुई है, ये वाली इक्वेशन। अगर आप यहाँ पे डीएच करोगे, डिफरेंशियल करोगे, तो राइट हैंड साइड भी डिफरेंशियल करना पड़ेगा। एन कांस्टेंट है प्रोसेस के लिए, एफ बाई टू कांस्टेंट है प्रोसेस के लिए, डिग्री ऑफ फ्रीडम चेंज नहीं हो रही, आर तो पैदाइशी कांस्टेंट है, तो सिर्फ किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे। तो डीएच की वैल्यू एन इंटू एफ बाई टू प्लस वन इंटू आर डी टी आ गया। आपको यह भी पता है कि आप ये इक्वेशन इरिवर्सिबल के लिए यूज नहीं कर सकते, सिर्फ रिवर्सिबल के लिए यूज कर सकते हो, बिकॉज स्मॉल चेंजेस की बात हो रही है। बात समझ आ रही है? अच्छा, यहां पे dH इज इक्वल टू एन इंटू सीपी इंटू डी टी भी बोल सकते हो। इस पूरी टर्म को सीपी बोल दिया, जो कि आपको पता है, बोल सकते हो। यू कैन डिफाइन दीज थिंग्स। रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए आप स्मॉल और लार्ज दोनों चेंजेस डिफाइन कर सकते हो। तो इसको जब मैं फर्दर इंटीग्रेट करता हूं, दोनों एक्सप्रेशंस को, इसको भी और इसको भी, इसको इंटीग्रेट करता हूं, ठीक है, दोनों एक्सप्रेशन को मैंने इंटीग्रेट किया। इसको इंटीग्रेट करके ऑन इंटीग्रेटिंग, ठीक है, इसको इंटीग्रेट करके डेल्टा एच इज इक्वल टू एन इंटू एफ बाई टू प्लस वन इंटू आर डेल्टा टी आ गया। या फिर इसको सीपी से सब्स्टिट्यूट कर दो, तो ये भी लिख सकते हो, डेल्टा एच इज इक्वल टू एन इंटू सीपी इंटू डेल्टा टी। ठीक है, यहां तक क्लियर होगा? ऑब्वियसली ये दोनों जो लास्ट में फॉर्मूले मैंने निकाले हैं, कौन से दोनों, ये वाले दोनों, एक ये वाला, एक ये वाला, ये दोनों जो लास्ट में फॉर्मूले निकाले हैं, ये तो लार्ज चेंजेस के लिए हैं। तो लार्ज चेंजेस के लिए निकालने हैं तो यहां पे भी यूज कर सकते हैं। दैट मींस मैं यहां पे भी लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, डेल्टा एच इज इक्वल टू, क्या करें, एन इंटू एफ बाई टू प्लस वन इंटू आर इंटू डेल्टा टी। या फिर आप इसको बोल सकते हो, डेल्टा एच इज इक्वल टू एन इंटू सीपी इंटू डेल्टा टी, एन सीपी इंटू डेल्टा टी। यहां तक सबको समझ आ रहा है? ठीक है, तो गाइस बस टेक अवे आपको ये समझना है कि स्मॉल चेंजेस आप रिवर्सिबल के लिए डिफाइन कर सकते हो और लार्ज चेंजेस आप इरिवर्सिबल के लिए डिफाइन कर सकते हो। लेकिन लार्ज चेंजेस ऐसे चेंजेस है जो आप दोनों के लिए डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया रिवर्सिबल प्रोसेस। अब हमने दो चीजें पढ़ ली हैं, एक रिवर्सिबल प्रोसेस, एक इरिवर्सिबल प्रोसेस। आई होप आपको समझ आ रहा होगा आपको अप्लाई कैसे करने हैं फॉर्मूले, कैसे सोचना है। ठीक है, फिर इसके बाद हमारे पास आ जाता है बेटा सराउंडिंग। सराउंडिंग के बारे में आपको पता है, इट इज रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। दैट मींस डेल्टा एच सराउंडिंग आइसोथर्मल है, इज इक्वल टू जीरो। सराउंडिंग की एंथैल्पी में कोई चेंज नहीं आएगा, बिकॉज टेम्परेचर इज कांस्टेंट ना। ठीक है, तो अगर किसी ने पूछ लिया, वैसे तो कोई पूछेगा नहीं डेल्टा एच सराउंडिंग, बट इफ समबडी आस्क, योर आंसर शुड बी जीरो। ठीक है, नेक्स्ट इज, लास्ट चीज रहेगी हमारे पास, कौन सी चीज, ये दिखाई दे रही होगी, रिएक्शन।
बस हमें भी ये पढ़ना है डेल्टा एच रिएक्शन का कैसे निकालते हैं वो देखना। तो देखो डायरेक्टली अगर कोई रिएक्शन कांस्टेंट प्रेशर पे होता है, पहली चीज तो अगर कोई रिएक्शन कांस्टेंट प्रेशर पे होता है तो QP की वैल्यू डेल्टा एच के बराबर आ जाती है। मतलब अगर एक रिएक्शन दे दूं मैं वही वाला Ma प्लस NB गिव्स यू RC प्लस SD, ये लो एक रिएक्शन दे दिया। ये रिएक्शन अगर कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा है, कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा है तो इस रिएक्शन का जो भी एनर्जी का चेंज आएगा दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा एच डायरेक्टली। ठीक है, एक तो ये चीज होगी। दूसरी चीज क्या, यू कैन यूज दैट रिलेशन डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। रिपीट हो गया, पहले भी अभी थोड़ी देर पहले बताया। पिछली बार ये मैंने बोला है कि अगर डेल्टा एच दिया होगा तो डेल्टा यू निकाल सकते हो। तो ऑब्वियसली अगर किसी ने आपको डेल्टा यू दे दिया, इफ डेल्टा यू इज गिवन यू कैन ऑटोमेटिकली टॉक अबाउट डेल्टा एच। डेल्टा एनजी कैसे निकालते हैं, ऊपर वाले रिएक्शन का मान के चलते हैं ये चारों गैसेस हैं फॉर इंस्टेंस। तो डेल्टा एनजी की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, इट इज इक्वल टू आर प्लस एस प्रोडक्ट्स के गैसियस मोल्स माइनस रिएक्टेंट्स के गैसियस मोल्स एम प्लस एन। आई होप यहां तक सबको समझ आ रहा है, यहां तक सबको क्लियर है। ठीक है, और रिएक्शन में कैसे एंथैल्पी चेंज निकाला जाता है। ठीक है, आई थिंक मुझे थोड़ी सी स्पेस और चाहिए होगी, कोई बात नहीं, यहीं पे एडजस्ट करते हैं। रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज कैसे निकाला जाता है, इट इज डेल्टा एच को निकालने के लिए एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स का सिग्मा माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स, ऐसे बोला जाता है। प्रोडक्ट्स की एंथैल्पी माइनस रिएक्टेंट्स की एंथैल्पी। ठीक है, मैं यहां से ना यहां पे जा रहा हूं, यहां पे थोड़ा खाली स्पेस है तो इस स्पेस में लिखूंगा मैं। ठीक है, ताकि आई कैन कंप्लीट दिस डायग्राम इन अ सिंगल पेज। सो ताकि आप घर पे ना इसका प्रिंट वगैरह लेके भी चिपका पाओ, इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू गाइस। सो अब यहाँ पे डेल्टा एच प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट करना, दैट मीन्स डेल्टा एच को ऐसे लिख सकते हो C इंटू एंथैल्पी ऑफ, एक सेकेंड गाइस, यहाँ पे C नहीं, प्रोडक्ट में हमारा C तो है लेकिन इसका स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट R है, तो R इंटू एंथैल्पी ऑफ C प्लस S इंटू एंथैल्पी ऑफ D माइनस M इंटू एंथैल्पी ऑफ A प्लस MN इंटू एंथैल्पी ऑफ B, दैट इज प्रोडक्ट्स की एंथैल्पी माइनस रिएक्टेंट्स की एंथैल्पी। जनरली जैसे स्टैंडर्ड कंडीशंस पे बातें हो रही हैं तो यहाँ पे नॉट लग जाएगा। आपको पता है आप स्टैंडर्ड कंडीशंस पे एब्सोल्यूट एंथैल्पी को और क्या बोल सकते हो, आप ये बोल सकते हो R इंटू डेल्टा एच एफ नॉट ऑफ C। मतलब एब्सोल्यूट एंथैल्पी को फॉर्मेशन की एंथैल्पी से सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, ये हमने थर्मोकेमिस्ट्री के अंदर चेक किया था। प्लस S इंटू डेल्टा एच एफ नॉट ऑफ D माइनस M इंटू डेल्टा एच एफ नॉट ऑफ A प्लस N इंटू डेल्टा एच एफ नॉट ऑफ B, इस तरीके से भी लिख सकते हो। ठीक है, यहां तक आई थिंक सबको क्लियर होगा। एक और तरीका होता है, एक और तरीका क्या होता है, किरचॉफ्स इक्वेशन। किरचॉफ इक्वेशन में जैसे एक टेम्परेचर पे डेल्टा एच गिवन है, आप दूसरे टेम्परेचर पे डेल्टा एच निकाल सकते हो। तो डेल्टा एच T2 माइनस डेल्टा एच T1 इज इक्वल टू डेल्टा CP T2 माइनस T1। और डेल्टा CP निकालने का तरीका तो हमने डिस्कस किया ही हुआ है, डेल्टा CV का किया था थोड़ी देर पहले, तो CP भी वैसे ही निकालेंगे। डेल्टा CP कैसे निकालेंगे, इट इज R इंटू CP ऑफ C प्लस S इंटू CP ऑफ D, ये हो गया प्रोडक्ट्स का CP माइनस रिएक्टेंट का CP M इंटू CP ऑफ A माइनस N इंटू CP ऑफ B। तो ये आ गया आपका प्रोडक्ट्स का CP माइनस रिएक्टेंट्स का CP।
ठीक है, तो काफी सारी बातें थी, काइंड ऑफ ये थर्मोकेमिस्ट्री की रिवीजन हो रही है इस पर्टिकुलर केस में। मैंने क्या क्या किया मैं दोबारा बता रहा हूं। सबसे पहले मैंने प्रोसेस के बारे में बताया, ठीक है, कि रिवर्सिबल प्रोसेस में स्मॉल और लार्ज दोनों चेंजेस डिफाइंड होंगे, इरिवर्सिबल के लिए सिर्फ लार्ज वाले चेंजेस डिफाइंड होंगे। फिर उसके बाद सराउंडिंग्स की बात की तो डेल्टा एच सराउंडिंग 0 है, बिकॉज टेम्परेचर इज कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो सराउंडिंग की एंथैल्पी में कोई चेंज नहीं है, ठीक है। और यहां पे सिस्टम की बात करते हैं तो Ma प्लस एनबी गिव्स यू Rc प्लस एसडी, ठीक है। तो एक रिएक्शन अज्यूम किया, आपको पता है कांस्टेंट प्रेशर पे अगर हीट का गेन हो तो डेल्टा एच के बराबर होता है, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनजीआरटी, ठीक है। फिर उसके बाद डेल्टा एच को लिख दिया एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स, और फिर आगे की कहानी किरचॉफ्स इक्वेशन वगैरह डिस्कस कर दी। आई होप यू एग्री टू ऑल दिस, है ना। रिएक्शन, रिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस और सराउंडिंग, चारों चीजें डिस्कस हो गई हैं। सो दिस वाज कंस्ट्रक्ट डायग्राम ऑफ एंथैल्पी। तो अब हमें समझ आ रहा है, अब हमें अगले कंस्ट्रक्ट डायग्राम की तरफ मूव करना है। कौन सा अगला डायग्राम है बच्चों? इट इज द कंस्ट्रक्ट डायग्राम ऑफ एंट्रोपी। तो हेडिंग डाल दो कंस्ट्रक्ट डायग्राम ऑफ एंट्रोपी, है ना। एंट्रोपी तो अभी रिसेंटली की है ना, तो काफी चीजें एकदम ताजी ताजी याद होंगी। तो लेट्स सी कितना याद है आपको, है ना। आप सेल्फ असेसमेंट करो। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मुझे पता है मुझे क्या क्या लिखना है। सबसे पहले मुझे यहाँ पे यूनिवर्स लिखना है, ब्रह्मांड। ब्रह्मांड को कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे? 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, ठीक है। ब्रह्मांड को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, ये लो जी कर दिया। पहले पार्ट को क्या बोलेंगे? सिस्टम। दूसरे पार्ट को क्या बोलेंगे? सराउंडिंग, ठीक है। सिस्टम को फिर से 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, सिस्टम को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। कौन कौन से सिस्टम होते हैं बेटा? सिस्टम या फिर एक रिएक्शन की तरह पोज करता है आपके सामने, एक रिएक्शन की तरह पोज करता है। रिएक्शन का मतलब Ma प्लस एनबी गिव्स यू Rc प्लस एसडी। सिस्टम या फिर एक रिएक्शन होता है, या फिर सिस्टम एक प्रोसेस होता है। सराउंडिंग की बात करते हैं। सराउंडिंग तो एक ही टाइप की होती है, कोई फर्क नहीं होता। सराउंडिंग इज ऑलवेज रिवर्सिबल आइसोथर्मल, ठीक है। सिस्टम को और 2 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, सॉरी प्रोसेस को और 2 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। एक तो प्रोसेस की कैटेगरी हो गई रिवर्सिबल प्रोसेस, दूसरी कैटेगरी हो गई इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो ये लिख रहा हूं मैं, यहां पे आ गया रिवर्सिबल और यहां पे आ गया इरिवर्सिबल, ठीक है। तो ये हमें एंट्रोपी के लिए कहानी पूरी की पूरी भरनी है, जैसे हमने इंटरनल एनर्जी और एंथैल्पी के लिए भरी। सबसे पहले तो एंट्रोपी होती क्या थी ये हमने डिस्कस किया था। इट इज द मेजर ऑफ डिग्री ऑफ रैंडमनेस ऑफ द सिस्टम। अगर सिस्टम में मॉलिक्यूल्स और ज्यादा रैंडमली मूव करेंगे तो सिस्टम की एंट्रोपी बढ़ेगी, ठीक है। तो एंट्रोपी को डिफाइन करने के लिए एक सबसे बेसिक फॉर्मूला यूज किया गया। कौन सा फॉर्मूला था वो? फॉर्मूला जी ये था कि ds इज इक्वल टू dq बाई टी। अब बच्चों इस फॉर्मूले को देख के समझ आता है ये स्मॉल चेंजेस की बात कर रहा है, स्मॉल चेंजेस की बात है। दैट मींस ये फॉर्मूला किसके लिए वैलिड है? सीधे सीधे लिख रहा हूं, ये फॉर्मूला किसके लिए वैलिड है? ds इज इक्वल टू dq बाई टी। दिस फॉर्मूला इज वैलिड फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस, not irreversible, because this formula in itself is talking about small changes. यहां तक बात समझ आ रही होगी। ये तो बहुत ही बेसिक फॉर्मूला हो गया, स्टार्ट कर दिया हमने, ठीक है। फिर dq को क्या लिख सकते थे? dq को क्या लिख सकते थे? dw प्लस du, याद होगा हमने इसको ऐसे लिखा था बाई टी, और फिर dw को क्या लिखा था? du को लिखा ncv dt बाई टी, और dw को लिखा था pdv बाई टी।
है ना, एन सी वी बाई टी डी टी पी डी वी बाई टी, है ना, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी लेते हैं यहाँ पे, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, तो प्रेशर बाय टेम्परेचर को एन आर बाई वी भी लिख सकते हो, तो दिस इज इक्वल टू एन सी वी डी टी बाई टी प्लस एन आर बाई वी डी वी। तो ये एक और फॉर्मूला बन गया, है ना, जिसको हम वैसे याद तो नहीं करते। तो ds की वैल्यू क्या हो गई, एन सी वी डी टी बाई टी, ठीक है, प्लस एन आर बाई वी इंटू डी वी। अगेन ये फॉर्मूला भी किसके लिए डिफाइन होगा, रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, बिकॉज स्मॉल चेंजेस की बात कर रहे हैं। नाउ गाइज इफ आई इंटीग्रेट दिस फॉर्मूला ऑन इंटीग्रेशन, यहां पे ऑन इंटीग्रेशन, अगर मैं इसको इंटीग्रेट करता हूं एंड Cv इज नॉट द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, और Cv मेरा टेम्परेचर का फंक्शन नहीं है, तो लेफ्ट साइड इंटीग्रेट किया तो डेल्टा एस आ गया, ds को इंटीग्रेट करके डेल्टा एस आ गया, n इंटू Cv इंटीग्रल के बाहर आ गया, dt बाई टी आ गया, सिमिलरली एन आर इंटीग्रल के बाहर आ गया, dv बाई वी आ गया। बात समझ आ रही है? Cv को इंटीग्रल के बाहर इसलिए लेके आ पाया हूं क्योंकि Cv इज नॉट अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, अगर ये चीज गिवन है। एनीवेज, सो इसको जब आप इंटीग्रेट करते हो तो डेल्टा एस इज इक्वल टू एन सी वी, लिमिट्स पुट करोगे t1 से t2, v1 से v2, तो इट इज एन सी वी एल एन t2 बाई t1 प्लस एन आर एल एन v2 बाई v1, है ना। मेरे ख्याल से तो ये फॉर्मूला आपको वैसे ही याद होना चाहिए, ये फॉर्मूला तो वैसे ही याद होना चाहिए, ये मास्टर फॉर्मूला है गाइस, हर जगह यूज हो जाता है। सिंस ये फॉर्मूला लार्ज चेंजेस की बात कर रहा है, आप ध्यान से देख पा रहे हो ना, इस फॉर्मूले में डेल्टा एस की बात हो रही है, ds की नहीं। तो दैट मींस क्या ये फॉर्मूला इरिवर्सिबल के लिए यूज कर सकता हूं? यस, ये फॉर्मूला इरिवर्सिबल के लिए यूज कर सकता हूं। आई कैन डायरेक्टली यूज डेल्टा एस इज इक्वल टू एन सी वी एल एन टी टू बाई टी वन प्लस एन आर एल एन v2 by v1. I can directly use this formula. There should be no problem in using this formula. ठीक है, सबको क्लियर है ये? किसी को डाउट इस चीज में? ऑलराइट, सो अभी तक मैंने दो चीजों की बात की है गाइस। पहली चीज आपके सामने रिवर्सिबल प्रोसेस, दूसरी चीज इरिवर्सिबल प्रोसेस। मास्टर फॉर्मूला डिस्कस किया है जो कि हर जगह वैलिड होता है, डेल्टा एस इज इक्वल टू एन सी वी एल एन टी टू बाई टी वन प्लस एन आर एल एन v2 बाई v1। अब जो नेक्स्ट चीज आपके साथ डिस्कस होने जा रही है दैट इज एंट्रोपी चेंज इन अ सराउंडिंग। बहुत स्टैंडर्ड सी चीज है, ठीक है, मतलब बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। सराउंडिंग के लिए एंट्रोपी चेंज निकालने पे सवाल आते रहते हैं, वेरी पॉपुलर, दिस इज वेरी पॉपुलर, या यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट लिख देते हैं। आपको सराउंडिंग का एंट्रोपी चेंज निकालना आना चाहिए। आपको पता है सराउंडिंग एक आइसोथर्मल है, प्रोसेस है, और कौन सा प्रोसेस बोलते हैं? रिवर्सिबल। इट इज रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। तो मैं सराउंडिंग के लिए लिख सकता हूं डी एस सराउंडिंग इज इक्वल टू डी क्यू सराउंडिंग बाई टी सराउंडिंग। स्मॉल चेंज डिफाइन कर सकता हूं बिकॉज रिवर्सिबल है। और फिर इसको इंटीग्रेट करोगे तो इसका यूज ज्यादा तो होता नहीं, इसको जब इंटीग्रेट करते हैं तो यहाँ पे आ जाता है डेल्टा एस सराउंडिंग। राइट हैंड साइड आपको पता है टेम्परेचर इंटीग्रल के बाहर आ जाएगा। क्यों बाहर आ जाएगा? बिकॉज इट इज आइसोथर्मल, सराउंडिंग का टेम्परेचर चेंज नहीं होता, तो इंटीग्रल ऑफ डी क्यू इज क्यू, तो क्यू सराउंडिंग बाय टी सराउंडिंग। दिस इज द इक्वेशन दैट वी रेडिली यूज। और फिर फर्स्ट लॉ के बेसिस पे, विच इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल्टा एस सराउंडिंग को लिख देते हैं माइनस क्यू सिस्टम बाय टी सराउंडिंग। चेक करो, मैंने फर्स्ट लॉ यूज किया है। फर्स्ट लॉ की एक स्टेटमेंट होती है क्यू सिस्टम प्लस क्यू सराउंडिंग इज इक्वल टू जीरो। दैट मीन्स जितनी हीट सराउंडिंग गेन करेगा, ऊपर से देखो, जितनी हीट सराउंडिंग गेन करेगा उतनी ही हीट सिस्टम लूज करेगा।
तो सराउंडिंग का Q पॉजिटिव इज इक्वल टू सिस्टम का Q नेगेटिव। यहां तक समझ आ रहा होगा, है ना, कैसे आप डेल्टा एस सराउंडिंग निकालते हो, क्लियर होगा। चलिए एक इकलौती चीज रह गई, ठीक है, कौन सी चीज रहेगी, फॉर अ रिएक्शन। अब हमें रिएक्शन के लिए एंट्रोपी चेंज की बात करनी है कि रिएक्शन का डेल्टा एस कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ कुछ ट्रिक्स एंड टैक्टिक्स आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो रिएक्शन के लिए आपको पता होना चाहिए डेल्टा एस इज इक्वल टू सिग्मा एस प्रोडक्ट्स माइनस सिग्मा एस रिएक्टेंट्स। एज पर थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ एंट्रोपी इज डिफाइंड। सो एक्चुअली में आप ये अप्लाई करते हो R इंटू एंट्रोपी ऑफ C प्लस S इंटू एंट्रोपी ऑफ D माइनस M इंटू एंट्रोपी ऑफ A प्लस N इंटू एंट्रोपी ऑफ B। सो दिस इज एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट्स। जो पहली टर्म्स है, पहली और दूसरी टर्म है, वो एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट्स का सम है ना, R इंटू सी की एंट्रोपी प्लस S इंटू डी की एंट्रोपी, जो स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स हर जगह यूज होते हैं, माइनस रिएक्टेंट्स की एंट्रोपी का सम है, ठीक है। तो इस तरीके से आप डेल्टा एस कैलकुलेट कर सकते हो फॉर अ रिएक्शन। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और यहां पे मैं एक और इंटरेस्टिंग चीज यूज कर सकता हूं विच इज अगेन सिमिलर इक्वेशन दैट इज सिमिलर टू किरचॉफ्स। आपको पता है डेल्टा एस एट T2 माइनस डेल्टा एस एट T1 इज इक्वल टू डेल्टा CP ln ऑफ T2 माइनस T1। ये किरचॉफ जैसी थोड़ी सिमिलर सी इक्वेशन लग रही है, ठीक है। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो इस इक्वेशन में एप्लीकेशन तो वही हो रही है कि एक टेम्परेचर पे डेल्टा एस दिया हुआ है, दूसरे टेम्परेचर पे डेल्टा एस आपको निकालना है। तो यू कैन डू दिस। डेल्टा CP कैसे कैलकुलेट करते हैं आपको मैंने पहले बता रखा है ना, ऐसे ही फॉर फन इसको लिख दो किरचॉफ्स। पहली इक्वेशन किरचॉफ्स थी जो एंथैल्पी वाली थी, इंटरनल एनर्जी को किरचॉफ्स सिस्टर इक्वेशन बोल दिया, इसको किरचॉफ्स ग्रैंडफादर इक्वेशन। ऐसी जस्ट याद रखने के लिए ऐसी कुछ फनी सी चीज एसोसिएट कर देते हैं ना, तो याद रहती है चीज। तो इसको बोल देते हैं किरचॉफ्स ग्रैंडफादर इक्वेशन ना, दादाजी की इक्वेशन आ गई है। तो इसमें ln की टर्म यूज हो रही है। यहां तक सबको क्लियर है। एंट्रोपी का कंस्ट्रक्ट डायग्राम बना लिया है हमने पूरी तरह। हमने सबसे पहले रिवर्सिबल प्रोसेस की एंट्रोपी डिफाइन की है, इररिवर्सिबल की, फिर उसके बाद सराउंडिंग की, रिएक्शन की। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो, मैंने कभी भी अभी तक जितनी भी मैंने कंस्ट्रक्ट डायग्राम बनाए हैं, चाहे डेल्टा U का, चाहे डेल्टा H का, चाहे मैंने एंट्रोपी का, हर एक में मैंने रिवर्सिबल के अंदर आगे प्रोसेसेस नहीं डिफाइन किए, दैट इज आइसोबारिक, आइसोथर्मल, आइसोकोरिक। बेटा ये जितने भी फॉर्मूला हैं ये सब मास्टर फॉर्मूला होते हैं, दैट मींस ये कहीं पे भी यूज हो सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे अगर आप देखोगे आइसोथर्मल प्रोसेस की निकालना चाहोगे, आइसोथर्मल प्रोसेस की निकालना चाहोगे तो ये वाली टर्म जीरो हो जाएगी और आंसर आपका ये आ जाएगा। आइसोथर्मल मतलब T2/T1 जीरो हो गया ना, कट गया, मतलब T2/T1 1 हो गया, तो ln के अंदर 1 तो जीरो हो गया, तो ये पूरी टर्म जीरो हो गई। दैट मींस डेल्टा एस का वैल्यू ये आ गया। मेरा कहने का मतलब यही फॉर्मूले को आप यूज कर सकते हो हर जगह, हर सिचुएशन में। यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दिस, ठीक है। अब हम टुवर्ड्स द एंड जा रहे हैं गाइस। हमारा जो अगला टॉपिक है सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे कंफ्यूजिंग है ना, एकदम एंड में इसीलिए कर रहे हैं ताकि हमने जितनी भी अभी तक चीजें की हैं वो सीरियल ऑर्डर में की है। हमने पहले इंटरनल एनर्जी पढ़ी थी तो उसको पहले की, फिर इंथैल्पी पढ़ी थी, फिर इंथैल्पी की, फिर एंट्रोपी की बात की। हमने एंड में क्या पढ़ा था, हमने एंड में गिब्स फंक्शन पढ़ा था, तो वही हम एंड में करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो गिब्स फ्री एनर्जी की बातें करनी है। गिब्स एनर्जी, बिफोर आई ड्रॉ द कंस्ट्रक्ट डायग्राम ऑफ गिब्स एनर्जी, मैं आपको एक इन जनरल गिब्स एनर्जी डिफाइन करके बताता हूं। गिब्स एनर्जी होती है G से रिप्रेजेंट होती है एंड इट इज इक्वल टू H माइनस TS। गिब्स एनर्जी इज H माइनस
टीएस। जैसे H इज इक्वल टू यू प्लस पीवी होता है, सिमिलरली G इज इक्वल टू H माइनस टीएस होता है। दैट्स द गिब्स एनर्जी। अगर मैं यहाँ पे डेल्टा G डिफाइन करूं, लार्ज चेंज डिफाइन करूं, तो डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस डेल्टा ऑफ टीएस, इस तरीके से डिफाइन करोगे। और अगर मैं यहां पे बोल दूं इफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट, इफ टी इज कांस्टेंट, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, आइसोथर्मल है, तो आप क्या डिफाइन करोगे, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी, बाहर आ गया डेल्टा एस। और अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो आपको पता है प्रोसेस के लिए, अगर यहाँ पे प्रोसेस के लिए हम डिफाइन कर रहे हैं तो डेल्टा एच की वैल्यू 0 हो जाती है, डेल्टा जी की वैल्यू माइनस टी डेल्टा एस आएगी। मतलब कुछ ज्यादा दिमाग लगा ही नहीं रहा मैं। देखो क्या कर रहा हूं, g इज इक्वल टू एच माइनस टी एस डिफाइन किया, दैट्स द फंडामेंटल फंक्शन ऑफ g, गिब्स फंक्शन। यहां से डेल्टा g लिखा, डेल्टा g इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस डेल्टा ऑफ टी एस। अगर t कांस्टेंट है, मान लेते हैं प्रोसेस के लिए डिफाइन किया, और टेम्परेचर आपका कांस्टेंट है, तो टेम्परेचर डेल्टा के बाहर आ गया, है ना, दिखाई दे रहा होगा, माइनस टी डेल्टा एस लिख दिया मैंने। और सिंस टेम्परेचर इज कांस्टेंट तो डेल्टा एच को 0 बोल सकते हैं, डेल्टा एच को 0 बोल दिया। तो गाइस डेल्टा जी की वैल्यू माइनस टी डेल्टा एस आ गई। ये किसके लिए, फॉर, ये जनरल नहीं है, दिस इज फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। बात समझ आ रही है, दिस इज फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। अगर मैं यहां पे फॉर अ रिएक्शन चेक करूं, ठीक है, फॉर अ रिएक्शन तो मैंने गिब्स एनर्जी निकाल रखी थी। फॉर अ रिएक्शन गिब्स एनर्जी क्या है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस डेल्टा टी एस, फिर से लिख दो, और रिएक्शन में टेम्परेचर को कांस्टेंट मानते हुए चलते हैं, तो फिर से डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। दिस इज फॉर अ रिएक्शन। बात समझ आ रही है, रिएक्शन के अंदर टेम्परेचर कांस्टेंट भी होता है तो भी डेल्टा एच 0 नहीं होता है, तो डेल्टा एच को 0 मत करना फॉर अ रिएक्शन, ठीक है। तो डेल्टा एच, ऊपर लिख रहा हूं एक छोटा सा नोट, डेल्टा एच इज 0, डेल्टा यू इज 0 फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, नॉट रिएक्शन। रिएक्शन अगर आइसोथर्मल होता है, अगर रिएक्शन के दौरान टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो उसको 0 नहीं बोलेंगे, सिर्फ आइसोथर्मल प्रोसेस के केस में 0 बोलेंगे। दिस इज फॉर अ रिएक्शन। बात समझ आ रही है, ठीक है। एक और इसका वेरिएशन कर सकते हैं बच्चों, है ना। हमने क्या अभी देखा, G इज इक्वल टू एच माइनस टी एस, यहां तक देखा आपने, ओके। G इज इक्वल टू एच को लिख दो U प्लस पीवी माइनस टी एस, है ना, ओके। अब यहां पे डिफरेंशियल निकालो, dg इज इक्वल टू du प्लस d ऑफ pv माइनस d ऑफ ts। प्रोडक्ट रूल लगेगा बार बार, तो dg इज इक्वल टू du प्लस pdv प्लस vdp, है ना, ये प्रोडक्ट रूल लग गया, माइनस TDS माइनस SDT, ये राइट वाले का प्रोडक्ट रूल लग गया। आगे आगे देखते जाओ क्या कर रहे हैं हम। PDV को बोल दिया DW, ठीक है, PDV को DW बोल दिया, एंड आपको पता है DS इज इक्वल टू DQ बाई टी होता है, DS इज इक्वल टू DQ बाई टी होता है, तो DQ की वैल्यू क्या हो गई, TDS। TDS को क्या बोलना है, DQ। ये समझ आ रहा है मैं क्या कर रहा हूं, TDS को DQ बोलना है और PDV को तो DW बोलना ही है, ये तो पहले से ही पता है। तो यहां पे क्या इक्वेशन आ गई, DG इज इक्वल टू DU प्लस DW, ठीक है, प्लस VDP माइनस DQ माइनस SDT। तो यहां पे अगर आप देखोगे DU प्लस DW एज पर फर्स्ट लॉ,
फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग वर्क प्लस डेल्टा यू इज इक्वल टू डी क्यू, और यहां पे भी डी क्यू है, राइट में डी क्यू माइनस में है, तो ये पूरी टर्म इसके साथ कैंसिल हो गई। तो डी जी की जो वैल्यू आती है इट इज वी डी पी माइनस एस डी टी। ये डिफरेंशियल फॉर्म आ गई डीजी की, वी डी पी माइनस एस डी टी। अगर ये डिफरेंशियल है दैट मीन्स ये स्मॉल चेंजेस के लिए डिफाइन किया आपने, दैट मीन्स यू कैन ओनली यूज इट फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस एंड नॉट इरिवर्सिबल प्रोसेस। बात समझ आ रही है सबको? ठीक है, चलिए अब मैं क्या करने वाला हूं, अब मैं इसका कंस्ट्रक्ट डायग्राम बनाने वाला हूं। हालांकि ऑल्दो सारी चीजें यहां पे डिस्कस कर दी, बट वही है, कंस्ट्रक्ट डायग्राम बना लेना चाहिए, थोड़ा फैंसी लगता है, रूम वगैरह में आप चिपका सकते हो इसका प्रिंट आउट लेके, इट विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू। तो हम क्या बनाने वाले हैं, कंस्ट्रक्ट डायग्राम, कंस्ट्रक्ट डायग्राम ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी। ओके, इसमें क्या क्या करना होता है फिर से स्टार्ट करते हैं। वील स्टार्ट विद यूनिवर्स, ब्रह्मांड आ गया जी। यूनिवर्स को दो पार्ट में ब्रेक करें, कौन से दो पार्ट, अब तक तो बिल्कुल रट जाने चाहिए। यूनिवर्स को दो पार्ट में ब्रेक कर दिया, एक को बोल दिया सिस्टम, एक को बोल दिया सराउंडिंग, एक को बोल दिया सराउंडिंग। सराउंडिंग का गिब्स फंक्शन कोई नहीं पूछता, कुछ होता ही नहीं है। तो डेल्टा जी होता है, इट इज डिफाइंड फॉर अ सिस्टम ओनली। तो सराउंडिंग की गिब्स फ्री एनर्जी कोई पूछेगा नहीं, मोस्टली सिस्टम पे ही फोकस करेगा, हम भी सिस्टम पे ही फोकस करेंगे, डेल्टा जी सिस्टम ही निकालते हैं। चलिए अब सिस्टम को दो पार्ट में डिफाइन कर दिया, एक तो हो गया रिएक्शन, एक हो गया प्रोसेस। तो आइए लिखते हैं, सिस्टम को दो पार्ट में डिफाइन कर दिया, वन इज रिएक्शन एंड द अदर इज प्रोसेस। ठीक है, और आगे प्रोसेस को भी दो पार्ट्स में डिवाइड करना आपको पता है, वन इज रिवर्सिबल प्रोसेस एंड द अदर इज इरिवर्सिबल प्रोसेस। लिख दिया मैंने, रिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, चलिए अब इसके नीचे थोड़ा डेटा भरते हैं। अगेन इस कंस्ट्रक्ट डायग्राम को मुझे कंप्लीट करना है फॉर गिब्स फ्री एनर्जी। सबसे पहले तो हमने क्या पढ़ा, रिएक्शन किस तरीके का कंसिडर करना होता है, ये से Ma प्लस NB गिव्स यू RC प्लस SD, इस तरीके से ये वाला रिएक्शन कंसिडर किया। तो गाइस रिएक्शन के लिए डेल्टा जी निकालने के लिए सबसे पहले आपको बताया था, डेल्टा जी फॉर अ रिएक्शन इज इक्वल टू R इंटू Gibbs free energy of C plus S into Gibbs free energy of D minus M into Gibbs free energy of A minus N into Gibbs free energy of B. That means products की Gibbs free energy minus reactants की Gibbs free energy. यहां तक समझ आ रहा है? Products की Gibbs free energy minus reactants की Gibbs free energy. इसी तरीके से कैलकुलेट करते हैं और कोई तरीका नहीं, there is no other method. हाँ एक और मेथड है, आप जब डेल्टा जी निकालना चाहते हो फॉर अ रिएक्शन, इट इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। यू कैलकुलेट डेल्टा एच ऑफ अ रिएक्शन, कहीं से डेल्टा एच निकालो रिएक्शन का, कहीं से डेल्टा एस निकालो रिएक्शन का, यहां पे वैल्यूज पुट करो, आंसर निकाल लो। दिस पर्टिकुलर केस इज यूज्ड फॉर अ रिएक्शन। यहां तक तो चीजें काफी ऑब्वियस होंगी। यहां पे एक इंटरेस्टिंग सी चीज ऐड कर रहा हूं, डिटेल नहीं बताऊंगा बिकॉज डिटेल इसकी जानने के लिए आपको केमिकल इक्विलिब्रियम टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। तो बस अभी के लिए तो बस लिख लो, ठीक है, कि डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस RT ln ऑफ Q। उसके नीचे लिख दो टू बी डिस्कस्ड TBD इन केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर आएगा ना तो एक और रिलेशन देखेंगे डेल्टा जी का फॉर अ रिएक्शन। मैंने यहां पे बस प्लेस होल्डर की तरह लिख लिया है ताकि आप चिपका तो लो ना, सारी चीजें पूरी होनी चाहिए। बात समझ आ रही है सबको? ठीक है, तो डेल्टा जी फॉर अ रिएक्शन निकालना है तो गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स। पहला मेथड तो ये रहा, सबसे
पहले लिखा है मैंने। दूसरा, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस करोगे, डेल्टा एच निकालना मैंने आपको सिखा दिया है, कंस्ट्रक्ट डायग्राम आप चेक कर सकते हो, डेल्टा एस निकालना भी सिखा दिया है, दोनों चीजें आती है तो आंसर आ जाएगा। तीसरा रिलेशन जो मैंने आपको बताया है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू, ये रिलेशन मैंने अभी एक्सप्लेन नहीं किया है, मैं नहीं कर सकता एक्सप्लेन। इसको समझने के लिए केमिकल इक्विलिब्रियम पहले पढ़ना पड़ेगा, पूरा चैप्टर समझना पड़ेगा, तो जाके रिलेशन समझ आएगा। जब केमिकल इक्विलिब्रियम खत्म हो जाएगा ना, टुवर्ड्स द एंड ऑफ द चैप्टर, ये पर्टिकुलर रिलेशन मैं डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है। तो यू हैव टू वेट फॉर दिस रिलेशन, अभी के लिए बस याद कर लो, हाँ ऐसा एक रिलेशन है, एग्जिस्ट करता है, दुनिया में है। बात समझ आ रही है? तो ये मैंने आपके सामने इस बार पहले ही रिएक्शन डिस्कस कर दिया, सराउंडिंग तो डिस्कस करना ही नहीं है, तो बच गए दो चीजें, एक रिवर्सिबल प्रोसेस और एक इरिवर्सिबल प्रोसेस। बस ये दो डिस्कस कर लिए, दो डिस्कस चीजें कर ली और हमारा आज का लेक्चर खत्म, ठीक है। तो आइए रिवर्सिबल प्रोसेस की बात करते हैं। रिवर्सिबल के अंदर आपको पता है स्मॉल चेंजेस डिफाइंड होते हैं। आपको याद है स्मॉल चेंजेस कैसे डिफाइन किए थे? डीजी इज इक्वल टू वीडीपी माइनस एसडीटी, चेक कर सकते हैं, हमने अभी किया। डीजी इज इक्वल टू वीडीपी माइनस एसडीटी, ये आपका रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए आप स्मॉल चेंज इन जी डिफाइन कर सकते हो। और लार्ज चेंज डिफाइन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको ये करना पड़ेगा, जी इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? जी इज इक्वल टू एच माइनस टी एस होता है, ऊपर देखो मैं लिख रहा हूं। तो डेल्टा जी क्या होता है बेटा? डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस डेल्टा ऑफ टी एस। डेल्टा टी एस का क्या मतलब है बेटा? इट इज इक्वल टू टी टू एस टू माइनस टी वन एस वन। अगर कोई डेल्टा टी एस पूछे तो डेल्टा टी एस का मतलब है टी टू एस टू माइनस टी वन एस वन। बात समझ आ रही है? अब इन दोनों रिलेशंस में से कौन सा रिलेशन मैं इरिवर्सिबल के लिए यूज कर सकता हूं? सिर्फ ये वाला, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस डेल्टा ऑफ टी एस। ये ऊपर वाला रिलेशन मैं यूज नहीं कर पाता, क्यों? क्योंकि ये स्मॉल चेंजेस के लिए डिफाइंड है। बात समझ आ रही है? तो दैट वाज द कंस्ट्रक्ट डायग्राम फॉर गिब्स फ्री एनर्जी। आई होप आपको ये थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर अच्छा लगा होगा, बढ़िया लगा होगा। लास्ट ट्यूटोरियल जरूर अटेंड करें, उसके अंदर ना मैं थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चंस कराऊंगा, ताकि आपको और मजा आए थर्मोडायनेमिक्स में, और स्ट्रॉन्ग फील आए थर्मोडायनेमिक्स की, ठीक है गाइस। तो हमने ये सारी चीजें पढ़ ली हैं, आखिरी ट्यूटोरियल में इन सब की एप्लीकेशन देख लेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू।